हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज करने वाले हैं क्रोमोजोम्स के बारे में स्टडी। ओके, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने सेल वॉल को अच्छे से पढ़ लिया है। इसके अलावा हमने सेल मेम्ब्रेन को पढ़ लिया है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को पढ़ लिया। वहाँ पे कौन कौन आते थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोजोम और वैक्यूल आते थे। उनके बारे में हमने पढ़ लिया, राइट। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? हमने प्लास्टिड को अच्छे से पढ़ लिया और माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छे से पढ़ लिया। और लास्ट क्लास में मैंने न्यूक्लियस को स्टार्ट कर दिया था, जो काफ़ी हद तक मैंने कवर भी कर दिया है। और तुमको ये भी बताया था कि पूरी कहानी कहीं ना कहीं प्रोटीन के अराउंड चलती है, राइट। और प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है वो हम थोड़ा सा उसका बेसिक नॉलेज ले लिए हैं, जिसके बारे में बहुत डीप से आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। इस क्लासेस में मैं जीन के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। सिर्फ क्या होते हैं जीन ये बता दूंगा, लेकिन मैं ज़्यादा डीप नहीं लूँगा तुमको जीन के बारे में, कि जीन क्या करते हैं, वो क्या होते हैं। ये सब जान के अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, राइट। उसको हम लोग ना 10th क्लास में पढ़ लेंगे। 10th क्लास में जब जेनेटिक्स चल रहा होगा वहाँ पे मैं उसको कवर करवा दूंगा। ओके, तो जीन के बारे में उतना ज़्यादा अभी माइंड में मत लो कि जीन नहीं पढ़ाया गया। जीन के बारे में हम बहुत डिटेली समझेंगे कहाँ पे, और 10th क्लास के जेनेटिक्स में। ओके, वहाँ पे जब मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ रहे होंगे वहाँ पे मैं कवर करवा दूंगा। अभी के लिए हमारा टारगेट है क्रोमोजोम को समझना, कि क्रोमोजोम कैसे बनता है और क्रोमोजोम क्या होते हैं। ओके, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्रोमोजोम्स। ओके, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार क्रोमोजोम क्या होते हैं? क्रोमोजोम दो वर्ड को लेके बनता है। एक वर्ड होता है क्रोमा, जिसका मतलब होता है कलर, और जोम, जिसका मतलब होता है बॉडी, है ना, कलर्ड बॉडी। कलर्ड बॉडीज को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमोजोम। अच्छा, ऐसे पार्टिकल जिनको डाई यूज करके, बहुत सारे डाई आते हैं, वो डाई यूज करके हम लोग देख सकते हैं, उन्हीं को क्रोमोजोम बोलते हैं। ओके, तो यार क्रोमोजोम बनता कैसा है? क्रोमोजोम कैसे बनता है उसको समझने के लिए हमको क्रोमैटिन फाइबर्स कैसे बनता है वो समझना पड़ेगा। तो पहले चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि क्रोमैटिन फाइबर कैसे बनते हैं, और फिर क्रोमैटिन फाइबर से या क्रोमैटिन मटेरियल से क्रोमोजोम्स कैसे बनते हैं वो समझेंगे। ओके, वेरी सिंपल। इस डायग्राम को अच्छे से थोड़ा देखो। इस डायग्राम में सबसे नीचे तुमको क्या दिख रहा है? ये सेगमेंट को बोलते हैं डीएनए, है ना। ये सेगमेंट तुमको क्या दिख रहा है? डीएनए का सेगमेंट दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, डीएनए का सेगमेंट। ओके, डीएनए क्या करता है? जाता है हिस्टोन के अराउंड ऐसे जुड़ जाता है, फिर हिस्टोन के अराउंड ऐसे जुड़ जाता है, ऐसे जुड़ता जाएगा। और हिस्टोन प्लस डीएनए को हम लोग बोलते हैं हिस्टोन। यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है? डीएनए। ओके, डीएनए गया, किसके पास गया, किसके पास जा रहा है? देखो यहाँ पे ये स्काई कलर का पार्टिकल्स दिख रहा है ना, उसके अराउंड क्या हो रहा है? ऐसे चक्कर काट रहा है उनकी चारों तरफ। ओके, तो हम देख पा रहे हैं कि डीएनए पार्टिकल जा रहा है, किसके पास जा रहा है? हिस्टोन पार्टिकल्स के पास जा रहा है। ओके, हिस्टोन प्रोटीन के पास कौन जा रहा है? डीएनए जा रहा है। किसके पास जा रहा है? हिस्टोन के पास जा रहा है। ओके, तो डीएनए जाता है हिस्टोन के पास, और जो स्ट्रक्चर अब बनता है ना डीएनए प्लस हिस्टोन, डीएनए प्लस हिस्टोन को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? डीएनए प्लस हिस्टोन को, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आगे जाके बनाते हैं सोलेनोइड। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आगे जाके बनाते हैं सोलेनोइड। मैं कुछ स्टेप्स की भी कर सकता हूँ, है ना। बहुत सारा चीज़ बनता है इंटरमीडिएट, जो हम लोग डिस्कस अभी नहीं करेंगे, बड़े क्लासेस में करेंगे क्या क्या बन रहा है, और भी बीच में क्या क्या बनता है, ये अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जान लो डीएनए हिस्टोन के साथ जुड़ता है। डीएनए हिस्टोन के साथ जुड़ेगा तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, डीएनए हिस्टोन के साथ जुड़ेगा तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, और वो स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? उस स्ट्रक्चर का नाम होगा क्या? डीएनए प्लस हिस्टोन इक्वल टू न्यूक्लियोसोम। ओके, डीएनए हिस्टोन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसोम बनेगा। और बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जब आपस में जुड़ते हैं तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनेगा, और वो बड़े से स्ट्रक्चर का नाम है सोलेनोइड। ओके, और सोलेनोइड जब आपस में मिलते हैं तब जाके बनता है तुम्हारा चाउमीन बोले तो क्रोमैटिन फाइबर्स। क्या बनते हैं? क्रोमैटिन फाइबर्स। तो इतना याद रखना, डीएनए हिस्टोन के साथ जुड़ के क्या बनाया? न्यूक्लियोसोम बनाया। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में मिलके क्या बनाए? सोलेनोइड बनाए। और बहुत सारे सोलेनोइड आपस में मिलके क्या बनाए? तुम्हारा चाउमीन को फॉर्म किए। चाउमीन बोले तो क्रोमैटिन फाइबर। ओके, क्रोमैटिन फाइबर देख सकते हो यहाँ पे, ये बहुत सारा स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, लेकिन
एट द एंड ऑफ द डे तुमको क्या मिल रहा है, क्रोमेटिन फाइबर। ये देखो क्रोमेटिन फाइबर, ओके, ये क्रोमेटिन फाइबर, ओके, समझ आता है, क्रोमेटिन फाइबर बन गया। तो क्रोमेटिन फाइबर कैसे बना समझ में आया, डीएनए से बना, ये तो बात समझ में आता है। डीएनए कुछ प्रोटीन्स के साथ जुड़ता है, कौन से प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ता है, क्या बनता है, न्यूक्लियोसोम बनता है। न्यूक्लियोसोम जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, सोलेनॉइड बनता है। सोलेनॉइड जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, क्रोमेटिन फाइबर बनता है। और मैं तुमको ये भी बता दिया था कि क्रोमेटिन फाइबर कुछ मैगी जैसा दिखता है, जो लंबे होते हैं और पतले होते हैं, लंबे होते हैं और पतले होते हैं। लेकिन जब एक सेल डिवाइड करने जा रहा होता है ना, जब एक सेल डिवाइड करने जा रहा होता है, ये जो पतले और लंबे क्रोमेटिन फाइबर हैं वो चेंज कर देते हैं अपने आप को, सो दैट डिवीजन हो पाए, और वो बन जाते हैं क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम कैसे होते हैं, मोटे होते हैं और छोटे होते हैं, ये चीज़ है क्रोमोजोम। ये चीज़ क्या है, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम कैसे होते हैं, मोटे होते हैं और छोटे होते हैं, सिंपल। तो ये बात समझ में आया कि क्रोमोजोम कैसे बन रहा है, डीएनए से सारा चीज़ बन रहा है। देखो डीएनए ने हिस्टोन के साथ जुड़ के न्यूक्लियोसोम बनाया, न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ के सोलेनॉइड बनाया, सोलेनॉइड आपस में जुड़ के क्रोमेटिन मटेरियल बनाया, और क्रोमेटिन मटेरियल जब कंडेंस्ड हो गया, कंडेंस्ड होने का मतलब हो गया कि मोटा हो गया और छोटा हो गया, तो वो स्ट्रक्चर जो बनता है उसको बोलते हैं क्रोमोजोम। इसका मतलब क्या, क्रोमोजोम के अंदर ही अपना डीएनए है, यस। या फिर मैं कह सकता हूँ क्रोमोजोम डीएनए से ही बना है और कुछ प्रोटीन को लेके, यस, ओके। तो ये बात अपन को समझ में आ रहा है। मैंने ये बताया था कि बैक्टीरिया में क्रोमोजोम नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, लास्ट क्लास में मैंने पूछा था, जिनको भी पता था आंसर दो बोला था मैंने, इसलिए नहीं बनता है। अब मैं बता ही देता हूँ एक बार, ओके। तो क्रोमोजोम्स इसलिए बैक्टीरिया में नहीं मिलता क्योंकि ये पार्टिकल्स जो देख रहे हो ना, हिस्टोन, ये जो हिस्टोन देख रहे हो तुम, है ना, ये स्काई कलर के बॉल जैसे पार्टिकल, ये बैक्टीरिया के पास नहीं मिलते हैं, ओके। तो ये जो बॉल जैसे पार्टिकल देख रहे हो ना, इसको हिस्टोन बोलते हैं, है ना, हिस्टोन बोलते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन्स बैक्टीरिया के पास नहीं होता है, इस वजह से क्या होता है, उनमें क्रोमोजोम ही नहीं बनता है। समझ में आया कि बैक्टीरिया में क्रोमोजोम्स क्यों नहीं बनता है, क्योंकि उनके पास हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, और क्योंकि उनके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं तो क्रोमोजोम नहीं बन सकता, सिंपल सी बात है, ओके। तो इसलिए बैक्टीरियास में क्रोमोजोम्स देखने को नहीं मिलता, समझे। तो इसको एक बार थ्योरी के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, डीएनए आरएनए के बीच में फाइट था, डीएनए ज़्यादा स्टेबल था, उसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल मानते हैं। जेनेटिक मटेरियल बोले तो वो मटेरियल जो तुम्हारा हाइट, इंटेलिजेंसी, आई कलर, ये सब चीज़ डिटरमाइन करता है, उसको कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, डीएनए। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, पहला पॉइंट याद रखना। सेकेंड पॉइंट, टुगेदर विथ हिस्टोन प्रोटीन्स दे फॉर्म्स न्यूक्लियोसोम। ये बात भी हमें याद है कि डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ जुड़ेगा तो न्यूक्लियोसोम बनाएगा। न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, सोलेनॉइड बनाते हैं, ये भी बता दिया। डीएनए प्लस प्रोटीन क्या बनता है, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, सोलेनॉइड बनाते हैं। सोलेनॉइड आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स, ओके। लेटर ऑन दे फॉर्म सोलेनॉइड फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स आर फॉर्म्ड व्हिच आर लॉन्ग एंड थिन। Later on from solenoid chromatin fibers are formed which are long and thin, है ना। सोलेनॉइड आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं, वो जो पतले होते हैं और लंबे होते हैं, पतले होते हैं और लंबे होते हैं। एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन फाइबर्स आर चेंज्ड इनटू क्रोमोजोम। ये बात भी मैंने अभी समझा दिया, क्लियर। अब ये तो समझ में आया कि क्रोमोजोम कुछ ऐसा दिखता है, राइट, ये क्रोमोजोम कुछ ऐसे दिखते हैं, ओके। तो ये स्ट्रक्चर है क्रोमोजोम का। तो कोई अगर पूछे कि ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोजोम मिलते हैं, अगर कोई तुमसे क्वेश्चन किया कि अगर एक ह्यूमन के बारे में मैं बात करूं तो ह्यूमन में कितने ठो क्रोमोजोम दिखते हैं, तो बताना कि 46 क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इन 46 क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। ह्यूमन्स के अंदर कितने क्रोमोजोम्स होते हैं, 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। ये जो 46 क्रोमोजोम है ना यार, ये जो 46 क्रोमोजोम है, इनमें से 23 क्रोमोजोम तुम्हारे फादर से आता है और 23 क्रोमोजोम्स तुम्हारे मदर से आता है, राइट। फादर से कितने क्रोमोजोम आते हैं, 23। मदर से कितने क्रोमोजोम्स आते हैं, 23। तो 23 और 23 मिलके कितना हो गया, 46, ओके।
तो तुम्हारे फादर से कितने क्रोमोजोम आए हैं? 23 क्रोमोजोम्स आए हैं। मदर से कितने क्रोमोजोम आए हैं? 23 क्रोमोजोम आए हैं। और 23 क्रोमोजोम प्लस 23 क्रोमोजोम, नेट क्रोमोजोम कितना हो गया? 46 क्रोमोजोम्स। ओके, अगर तुमसे कोई पूछे कि कितने ठो क्रोमोजोम ह्यूमन के अंदर होते हैं, तो 46 क्रोमोजोम्स ह्यूमन के अंदर होते हैं। और अगर तुमको कोई क्वेश्चन करे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम्स आर देयर, तो आंसर बताना 23 टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम। तो कितने प्रकार के क्रोमोजोम होते हैं? 23 प्रकार के क्रोमोजोम होते हैं। लेकिन कितने नंबर के क्रोमोजोम होते हैं? 46 नंबर के क्रोमोजोम होते हैं, है ना। नंबर पूछे कितने ठो क्रोमोजोम होते हैं, तो 46 क्रोमोजोम होते हैं। लेकिन कितने टाइप का है पूछे तो 23 टाइप का क्रोमोजोम होता है। ओके, वेरी सिंपल। जिनमें, और ये जो 46 क्रोमोजोम है ना, 23 तुम्हारे फादर से आते हैं, 23 तुम्हारे मदर से आते हैं। सिंपल। मैं यहाँ पे लिखा हूँ देयर आर 23 टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम, देयर आर 23 टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम इन ह्यूमन बॉडी एंड द नंबर ऑफ क्रोमोजोम ईच एंड द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम ईच 46, है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम? 23 टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम। हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स? 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोजोम। ओके, वेरी सिंपल। अच्छा देखो, अब हम बात करेंगे n और 2n लिखा जाता है। बहुत बार तुम देखोगे, बहुत बार लिखा होगा n क्रोमोजोम्स या 2n अमाउंट ऑफ क्रोमोजोम्स, है ना। n and 2n। n का मतलब होता है हैप्लॉइड। n का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड, आधा। हैप्लॉइड का मतलब होता है आधा। एंड 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड। ओके, जिन भी ऑर्गेनिज्म के पास 46 क्रोमोजोम्स होते हैं उनको बोलते हैं डिप्लॉइड, है ना। अरे 46 नहीं यार, देखो क्रोमोजोम ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करता है ना। मेरे में 46 है, तुम्हारे में 46 है, लेकिन कुत्ते में भी ज़रूरी है क्या 46 क्रोमोजोम्स होगा? नहीं, ये सब ज़रूरी नहीं है, राइट। तो डॉग्स में क्रोमोजोम का अमाउंट कुछ और होगा, कैट्स में क्रोमोजोम्स का नंबर कुछ और होगा, ट्री में क्रोमोजोम्स का नंबर कुछ और होगा। मतलब अलग अलग जीव में, अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग अमाउंट के, अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग अमाउंट के क्रोमोजोम देखने को मिलते हैं। लेकिन हम अभी के लिए ह्यूमन का ही सिर्फ लर्न करेंगे। कुत्ते में कितना होता है, बिल्ली में कितना होता है, तुम वो 12th क्लास में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में पढ़ी लोगे। ओके, तो अभी के लिए इतना याद रखो कि ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोजोम होते हैं? 46 क्रोमोजोम होते हैं। उसका आधा कितना? 23। अगर मैं 23 बोलूँ तो उसके जगह पे मैं शॉर्टली में n भी लिख सकता हूँ। 23 बोलने से अच्छा है मैं n लिख दूँ, है ना। n लिख दो। n का मतलब होता है हैप्लॉइड। n का मतलब कितना होता है? हैप्लॉइड। और 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड। ओके, दुनिया में कुछ जीव क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। कुछ जीव क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है ना, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। ओके, तो n का मतलब होता है हैप्लॉइड और 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड। n का मतलब होता है 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम। फॉर ह्यूमन के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ मैं, बाकी लोगों के लिए वेरी कर सकता है ये डाटा। ह्यूमन के लिए n का मतलब कितना होता है? 23 क्रोमोजोम्स। एंड 2n का मतलब कितना होता है? 46 क्रोमोजोम्स। समझ में आया बात, है ना। n का मतलब कितना होता है? 23 क्रोमोजोम फॉर ह्यूमन। एंड 2n का मतलब कितना होता है? 46 क्रोमोजोम्स फॉर ह्यूमन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जीनोम किसको कहते हैं? एक वर्ड तुम लोग लाइफ में सुनोगे, जीनोम। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोल के एक बड़ा सा प्रोजेक्ट हुआ था, है ना, जिसमें हम लोग सारे जीन्स, कौन सा जीन क्या फंक्शन करता है वो हम लोग डाटा पाए थे। ओके, हम लोग ये पूरा स्टडी किए थे कि कौन सा डीएनए का पूरा एक सीक्वेंस को पढ़ाया गया था। डीएनए में क्या क्या लिखा है, कितना % डीएनए काम का है, कितना % डीएनए काम का नहीं है, डीएनए में जो जीन है कौन सा जीन कौन सा काम कर रहा है, ये सब हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़े थे। तो वहाँ पे एक वर्ड यूज होता है जीनोम। जीनोम का मतलब होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम, है ना। एन को जीनोम बोलते हैं। एन को हैप्लॉइड बोलो, 23 बोलो या जीनोम बोलो, सेम बात है ना। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम को हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। ह्यूमन में जैसे 46 क्रोमोजोम्स है ना, तो 23 क्रोमोजोम को हम लोग क्या बोल देंगे? 23 क्रोमोजोम्स को हम लोग बोल देंगे जीनोम। ओके, जीनोम का मतलब होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम। जैसे 2n क्रोमोजोम नहीं लेंगे, सिर्फ हाफ लेंगे। क्यों लेंगे उसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखो 23 क्रोमोजोम्स क्या होते हैं? तुम्हारे फादर से आते हैं। 23 क्रोमोजोम्स जो आते हैं तुम्हारे मदर से आते हैं, है ना। इसलिए हम लोग ये जो फादर से आया हुआ 23 तुम मान सकते हो, नहीं तो मदर से आया हुआ 23 तुम मान सकते हो। उसी को हम लोग एक जीनोम बोलते हैं,
है ना। तो फादर से क्या आता है बोले तो एक जीनोम आता है, मदर से क्या आता है और एक जीनोम आता है, दोनों जीनोम मिलके तुम क्या बन जाते हो, 2n बन जाते हो। फादर से n आया, मदर से n आया और तुम क्या बन गए, n + n इक्वल टू क्या 2n बन गए ना, सिंपल। फादर से एक सेट जीनोम आया, मदर से एक सेट जीनोम आया और दोनों मिलके क्या बना दिए, तुमको बना दिए, सिंपल, समझ में आता है जीनोम अब, ओके। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम, है ना। अरे 23 टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम तो होते हैं, लेकिन मैं किसी और रेस्पेक्ट में अब बात कर रहा हूँ, है ना, वो टाइप्स के रेस्पेक्ट में था। अब और एक तरीके से क्लासीफाई करते हैं क्रोमोजोम को, ओके। सेक्स के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे अभी, ओके। तो सेक्स के बेसिस पे क्या है, 2 टाइप के क्रोमोजोम होते हैं, जो एक सेट ऑफ क्रोमोजोम तो तुम्हारे सेक्स को डिटरमाइन करते हैं और एक सेट तुम्हारे सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते हैं, है ना। तो 2 टाइप के क्रोमोजोम्स होते हैं, है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम। फिर से मैं एक अलग क्लासिफिकेशन में चल रहा हूँ, वो 23 टाइप्स कोई और क्लासिफिकेशन में के बेसिस पे था, ये 2 टाइप्स किसी और क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। बायोलॉजी में बहुत टाइप से हम लोग कोई भी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं, जैसे सेल कभी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एक रेस्पेक्ट में हुआ, सेल कभी हमारा क्या यूकेरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल, इस तरह से क्रोमोजोम का एक टाइप का मैं क्लासिफिकेशन तुमको बता रहा हूँ। देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम। एक टाइप के क्रोमोजोम्स जो बोलते हैं हम लोग ऑटोजोम्स, एक टाइप के क्रोमोजोम को क्या बोलते हैं, ऑटोजोम बोलते हैं, और एक टाइप के क्रोमोजोम को क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं, ओके। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम्स, वन इज कॉल्ड द ऑटोजोम्स एंड अदर इज कॉल्ड द सेक्स क्रोमोजोम। तो कभी भी फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है तुम नेक्स्ट ईयर समझ जाओगे। फर्टिलाइजेशन होने के बाद या तो बच्चा पैदा होता है, जो बच्चा पैदा होता है वो या तो लड़का होता है नहीं तो लड़की होती है, सिंपल, या तो वो लड़का होता है नहीं तो लड़की होती है। तो वो डिटरमाइन कौन करता है, सेक्स क्रोमोजोम्स करते हैं, है ना। वो डिटरमाइन कौन करते हैं, सेक्स क्रोमोजोम करते हैं। और बाकी सब कैरेक्टर को कौन डिटरमाइन करते हैं, ऑटोजोम डिटरमाइन करते हैं, है ना। तो किसी भी लड़का अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है उसके सेक्स को डिटरमाइन कौन करते हैं, सेक्स क्रोमोजोम डिटरमाइन करते हैं। इसलिए मैंने क्रोमोजोम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक सेट को मैंने बोला क्या, ऑटोजोम्स, और एक सेट को बोला क्या, सेक्स क्रोमोजोम। ऑटोजोम्स क्या करेंगे भाई साहब, ऑटोजोम बाकी सब चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, ओके, अदर देन सेक्स, ओके। सेक्स डिटरमाइन वो लोग नहीं करेंगे, सेक्स डिटरमाइन वो लोग नहीं करेंगे, बाकी सब काम कौन करेगा, ऑटोजोम करेंगे, ओके। और सेक्स डिटरमाइन कौन करेंगे, सेक्स क्रोमोजोम करेंगे, सिंपल। क्रोमोजोम को फिर से एक बार क्लासीफाई कर दिया मैंने 2 टाइप में, ऑटोजोम्स में और सेक्स क्रोमोजोम में, समझ में आ गया होगा, ओके। सो 22 पेयर्स क्रोमोजोम, 22 पेयर्स का मतलब 44 क्रोमोजोम, 44 क्रोमोजोम्स ऐसे होते हैं, 44 क्रोमोजोम्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, ऑटोजोम होते हैं। 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स आर ऑटोजोम एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम इज सेक्स क्रोमोजोम, ओके। मान लो एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। मान लो एक फादर है, एफ से मैंने फादर को डिनोट किया, एम से मदर को डिनोट किया, ओके। मान लो फादर से आया एक्स क्रोमोजोम, मान लो फादर से आया क्या, एक्स क्रोमोजोम, और मदर से भी आया क्या, एक्स क्रोमोजोम। तो एक्स एक्स अगर कन्फिगुरेशन होता है हमारा, तो वो जो बच्चा होगा वो एक गर्ल रहेगी, ओके, वो क्या रहेगी, गर्ल रहेगी। और एक केस देखते हैं, अगर फादर ये मदर, ओके, फादर से अगर हमारा वाई क्रोमोजोम आता है और मदर से अगर एक्स क्रोमोजोम आता है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, एक्स वाई अगर कॉन्फ़िगरेशन बनता है तो ये एक मेल चाइल्ड होगा। तो वो क्या रही थी, फीमेल चिल्ड्रेन, ये मेल चिल्ड्रेन, ओके। तो यहाँ पे इतना बात याद रखना, अगर कॉन्फ़िगरेशन एक्स एक्स आता है तो फीमेल और अगर एक्स वाई आता है तो मेल, ओके। एक्स एक्स आता है तो फीमेल, एक्स वाई आता है तो मेल। अच्छा ये बात भी याद रखना, फादर के पास एक्स क्रोमोजोम भी फादर से एक्स क्रोमोजोम भी आ सकता है और वाई क्रोमोजोम भी आ सकता है, लेकिन मदर से हमेशा कौन सा क्रोमोजोम आता है, एक्स क्रोमोजोम। अच्छा यहीं से हम लोग याद रख देंगे कि ये जो एक्स क्रोमोजोम है और ये जो वाई क्रोमोजोम है, यही 2 हैं जो सेक्स क्रोमोजोम कहलाते हैं, ओके। सेक्स क्रोमोजोम कौन कौन से क्रोमोजोम होते हैं, एक्स क्रोमोजोम एंड वाई क्रोमोजोम। एक्स क्रोमोजोम फादर से भी आ सकता है और मदर से भी आ सकता है, राइट। एक्स क्रोमोजोम फादर से भी आ सकता है, मदर से भी आ सकता है, लेकिन जो वाई क्रोमोजोम है सिर्फ और सिर्फ किससे आता है, फादर से आता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी का लड़का होगा या लड़की होगा वो डिटरमाइन किससे होता है, फीमेल
फीमेल पेरेंट से होता है कि मेल पेरेंट से होता है? हमेशा मेल पेरेंट डिसाइड करेगा। फीमेल तो हमेशा एक्स क्रोमोजोम देती है, फीमेल तो हमेशा एक्स क्रोमोजोम देती है, लेकिन मेल एक्स भी दे सकता है और वाई भी दे सकता है। अगर मेल से एक्स क्रोमोजोम आ रहा है तो वो लड़की बनती है, और अगर मेल से वाई क्रोमोजोम आता है तो लड़का बनता है। तो कौन डिटरमाइन करता है, कौन से पेरेंट डिटरमाइन करते हैं लड़का होगा या लड़की? तो वो मेल पेरेंट डिसाइड करते हैं। सिंपल। तो मेल पेरेंट डिसाइड करते हैं कि लड़का होगा या लड़की। सिंपल। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अच्छा मैंने ये अभी बताया, ये क्रोमोजोम्स ऐसे दिखते हैं यार। ये क्रोमोजोम नंबर 1 से लेकर के 23 तक दिखाया गया है ना। 23 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे देखो, ये एक फादर से आया है, ये एक मदर से, ये फादर से, ये मदर से, ये फादर से मदर से। देखो थोड़ा अलग दिख रहा है क्या? यहाँ पे फादर का थोड़ा अलग दिख रहा है, लेकिन मदर का भी थोड़ा अलग दिख रहा है लेकिन क्रोमोजोम नंबर 3 दोनों के दोनों, है ना। यहाँ पे देखो क्रोमोजोम नंबर 4, ये क्रोमोजोम नंबर 4। देखो क्रोमोजोम नंबर 5, क्रोमोजोम नंबर 5 अलग दिख रहे हैं ना। हाँ, तो अब समझते हैं, लेकिन पास पास हैं। देखो पास पास हैं, देखो अलग दिख रहे हैं लेकिन पास पास हैं। तो समझो बात को, बहुत अच्छे से समझना, है ना, बहुत अच्छे से समझना। मान लेते हैं कि फादर से तुम्हारे अंदर क्रोमोजोम नंबर 1 आया, राइट। फादर से तुम्हारे पास क्रोमोजोम नंबर 1 आया, फादर से तुम्हारे पास क्रोमोजोम नंबर 1 आया, मदर से तुम्हारे पास क्रोमोजोम नंबर 1 आया। फादर से भी तुम्हारे पास क्रोमोजोम नंबर 1 आया और मदर से तुम्हारे पास क्रोमोजोम नंबर 1 आया। तो अब एक अजीब सा फिनोमिना होता है जो बायोलॉजी में अभी तक एक्सप्लेन नहीं हुआ है। क्यों होता है, क्यों होता है पता नहीं, लेकिन होता है, ये हम देखते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा होता है। तो फादर से तुम्हारे पास आया क्रोमोजोम नंबर 1 और मदर से तुम्हारे पास आया क्रोमोजोम नंबर 1, है ना। तो फादर का क्रोमोजोम नंबर 1 मदर के क्रोमोजोम नंबर 1 को ढूंढता है, और मदर का क्रोमोजोम नंबर 1 फादर के क्रोमोजोम नंबर 1 को ढूंढता है, और वो दोनों आपस में पास पास रहते हैं, वो दोनों आपस में पास पास रहते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मदर का क्रोमोजोम नंबर 1 फादर के क्रोमोजोम 1 को ढूंढता है, और मदर का क्रोमोजोम नंबर 1 फादर के क्रोमोजोम नंबर 1 को ढूंढता है, और फादर का क्रोमोजोम नंबर 1 मदर के क्रोमोजोम नंबर 1 को ढूंढता है, और वो दोनों आपस में साथ साथ रहते हैं। और ये तुम देख पा रहे हो ये पिक्चर में। देखो फादर का क्रोमोजोम नंबर 1 मदर के क्रोमोजोम नंबर 2 के पास नहीं गया है क्या, मदर के क्रोमोजोम नंबर 3 के पास नहीं गया है कि 4 के पास नहीं गया है। 1 और 1 साथ साथ रह रहे हैं, 2 और 2 साथ साथ रह रहे हैं, 3 और 3 साथ साथ रह रहे हैं, 4 और 4 साथ साथ रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो फादर से जो 23 क्रोमोजोम्स आए हैं और मदर से जो 23 क्रोमोजोम्स आए हैं वो आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं और वो आपस में एक दूसरे के पास रहते हैं। सिंपल। तो फादर का क्रोमोजोम नंबर 1 जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो मदर के क्रोमोजोम नंबर 1 को ढूंढता है, और वही टाइम में मदर का क्रोमोजोम नंबर 1 फादर के क्रोमोजोम नंबर 1 को ढूंढता है, और वो दोनों पास पास आके रहते हैं। सिंपल। ऐसे ही क्रोमोजोम नंबर 2 आया, फादर से क्रोमोजोम नंबर 2 आया, मदर से क्रोमोजोम नंबर 2 आया, तो बताओ क्या हो रहा होगा, फादर का क्रोमोजोम नंबर 2 मदर के क्रोमोजोम नंबर 2 के पास जाके रहेगा। सिंपल। सिंपल। ऐसा इसलिए होता है। लेकिन क्या दोनों आइडेंटिकल दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं ना, थोड़ा वेरिएशन है। देखो इसका मतलब तुम्हारा कैरेक्टर क्या होगा, इन दोनों के बीच में फाइट होगा और फिर डिटरमाइन होगा कि कौन सा कैरेक्टर तुम्हारे अंदर आ रहा है। मान लो तुम्हारा आई कलर है ब्लैक, तुम्हारे फादर का आई कलर है ब्लैक, मदर का आई कलर है कुछ ब्राउन। ओके, तो तुम्हारा आई कलर क्या है यार? ब्लैक है। सिंपल है। तुम्हारा आई कलर क्या है? ब्लैक है। तुम्हारे फादर का आई कलर क्या है? ब्लैक है। और तुम्हारे मदर का आई कलर क्या है? ब्राउन है। तो वो क्रोमोजोम जो तुम्हारा आई का कलर डिसाइड करता है वो फादर से भी आएगा मदर से भी आएगा। तो मान लेते हैं क्रोमोजोम नंबर 5 मान लेते हैं। तो फादर से क्रोमोजोम नंबर 5 आया, जो कौन सा कैरेक्टर शो करने वाला है बताओ जल्दी? ब्लैक कलर आए। और मदर से क्रोमोजोम नंबर 5 आया, जो कौन सा कलर तुम्हारे आई का लाने वाला था? ब्राउन कलर। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा कौन सा कलर आ रहा है? आई का ब्लैक कलर आ रहा है। तो कौन जीता? फादर का क्रोमोजोम 5 जीता, राइट। तो फादर का क्रोमोजोम नंबर 5 और मदर के क्रोमोजोम नंबर 5 के बीच में फाइट होगा, और कौन जीत जाएगा लास्ट में? फादर का क्रोमोजोम नंबर 5 जीत गया। इस केस में मदर भी जीत सकता है, उसमें हम लोग नहीं कह सकते कौन सा जीतेगा, ऐसे ही, है ना। तो जो डोमिनेंट होगा वो नेक्स्ट ईयर जेनेटिक्स में पढ़ेंगे ना, आराम से पढ़ेंगे, अभी के लिए थोड़ा सा आइडिया दे दिया मैंने। तो जो भी जीतेगा वो कैरेक्टर शो होगा। समझे बात? अच्छा, एक्स क्रोमोजोम देखो, ये एक्स क्रोमोजोम है और ये वाई क्रोमोजोम। तो यहाँ पे तुम ऐसे
जूम करके दिखा देता हूँ सो दैट तुम देख पाओ। ये 1 2 3 ऐसे लिखा है ना, वो तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, ये सब देख लेना तुम लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा क्रोमोजोम्स काउंटिंग सीख लेते हैं। देखो यार, ये कितने क्रोमोजोम है? एक क्रोमोजोम। ये कितने क्रोमोजोम है? 2 क्रोमोजोम। गलत है ये बात। अच्छा, ये एक क्रोमोजोम है, ये भी एक क्रोमोजोम है, ये सही बात है। क्या बोल दिया मैंने? यहाँ तो 2 दिख रहा है लेकिन ये 2 नहीं है। यहाँ पे 2 दिख रहा है लेकिन ये 2 नहीं है। यहाँ पे 1 दिख रहा है, ये 1 है। यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, ये तो 2 क्रोमोजोम होना चाहिए था। ऐसे कैसे एक क्रोमोजोम बोल दिया? अरे यार, यही एक क्रोमोजोम है, ये भी एक क्रोमोजोम है, ये भी एक क्रोमोजोम है। कैसे काउंट करते हैं बता रहा हूँ, सुनो। जितने सेंट्रोमियर होते हैं उतने क्रोमोजोम, जितने सेंट्रोमियर होते हैं उतने क्रोमोजोम। ओके, तो क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर को देखो, ऐसा दिखता है। क्रोमोजोम में एक सेंटर वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। क्रोमोजोम के सेंटर वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। और क्रोमोजोम का नंबर सेंट्रोमियर से काउंट किया जाता है। यहाँ पे कितने सेंट्रोमियर दिख रहे हैं? 1। तो कितने क्रोमोजोम है? ये 1 क्रोमोजोम है। यहाँ पे कितने सेंट्रोमियर दिख रहा है? 1 सेंट्रोमियर दिख रहा है। तो कितने क्रोमोजोम है? ये 1 क्रोमोजोम है। समझे बात? ये आर्म्स देख के मत बताना कि कितने क्रोमोजोम्स हैं, हमेशा सेंटर को देख के बताना। जितने सेंटर उतने क्रोमोजोम, जितने सेंटर उतने क्रोमोजोम, जितने सेंट्रोमियर होंगे उतने नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे। समझ में आया बात? समझ में आया बात? राइट, समझ में आ गया होगा। तो सेंट्रोमियर को देख के डिसाइड करते हैं कि कितने क्रोमोजोम है। यहाँ पे भी 1 क्रोमोजोम है और यहाँ पे भी 1 क्रोमोजोम है। तो पूछा गया कि क्यों ऐसे अलग अलग क्यों दिख रहे हैं, और यहाँ पे 1 आर्म है और यहाँ पे 2 आर्म क्यों है? पूछ सकते हो, आराम से पूछ सकते हो, है ना। सॉरी, 1 आर्म नहीं है, यहाँ पे 1 क्रोमेटिड है और यहाँ पे 2 क्रोमेटिड क्यों है? मतलब क्रोमेटिड्स यहाँ पे क्यों दिख रहे हैं और यहाँ पे 1 क्रोमेटिड क्यों दिख रहा है? ये भी 1 क्रोमोजोम है, ये भी 1 क्रोमोजोम है, लेकिन यहाँ पे 1 क्रोमेटिड दिख रहा है, यहाँ पे 2 क्रोमेटिड दिख रहे हैं। ओके, तो इसको डिफाइन करो थोड़ा जल्दी। ये कैसा क्रोमोजोम है? ये ऐसा क्रोमोजोम है जिसके पास 1 सेंट्रोमियर है। ये कैसा है? ये ऐसा क्रोमोजोम है जिसके पास 1 सेंट्रोमियर है। ये भी ऐसा क्रोमोजोम है जिसके पास 1 सेंट्रोमियर है। तो ये भी 1 क्रोमोजोम है, ये भी 1 ही क्रोमोजोम है। राइट, अब बात आती है इसके और एक पार्ट की, क्रोमेटिड। अच्छा, तुम देख पा रहे हो स्ट्रक्चर में क्रोमोजोम के पास क्या क्या दिख रहा है? क्रोमेटिड और सेंट्रोमियर दिख रहा है ना। क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं, है ना। ये 8 जैसे स्ट्रक्चर को ना, ये 8 जैसे स्ट्रक्चर को क्रोमेटिड बोलते हैं। यहाँ पे 2 8 जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। क्या? ये एक 8 और ये एक 8। तो बोलेंगे ये 1 क्रोमोजोम है विथ 1 क्रोमेटिड, दिस इज 1 क्रोमोजोम विथ 1 क्रोमेटिड, एंड दिस इज 1 क्रोमोजोम विथ 2 क्रोमेटिड। समझ में आया? दिस इज 1 क्रोमोजोम विथ 1 क्रोमेटिड, दिस इज 1 क्रोमोजोम विथ 1 क्रोमेटिड, एंड दिस इज 1 क्रोमोजोम विथ 2 क्रोमेटिड। ओके, तो काउंटिंग सीख लिए ना, आगे बड़े क्लासेस में ये तुमको हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, अभी से ये सीख लेना चाहिए। अच्छा, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम है जबकि ये डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम नहीं है। मतलब क्या कि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है इसलिए ये ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन अभी तक नहीं हुआ है इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। तो काउंटिंग सीख लेना। ओके, अब मैं थोड़ा सा आइडिया तुमको जीन का दे देता हूँ। जीन क्या है अगर कोई तुमको पूछे तो जीन एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है ना। डीएनए का छोटा सा हिस्सा है। कौन? जीन, है ना। जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक कैरेक्टर। तो मैं लास्ट क्लास में बताया था कि मेंडल ने ये बात बोल दिया था जो किसी को पता नहीं था न्यूक्लियस के बारे में, तभी एक बड़ा सा बात बोल दिया था। किसने? हमारे मेंडल साहब ने। क्या बोला था मेंडल साहब ने? थोड़ा सा याद करो जल्दी। मेंडल ने बोला कि कोई एक चीज़ है जो स्टेबल है, एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन में जाता है और अपने आप को शो करता है, जिस वजह से कैरेक्टर आते हैं। तो वो कौन सा चीज़ है? जीन है वो। ओके, जीन वो स्टेबल चीज़ है जो एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन पे पास जाता है, मतलब फादर से उसके सन के पास जाता है, वो अपने आप को शो करता है और उस वजह से क्या आते हैं? कैरेक्टर आते हैं। और एक बार जीन वो स्टेबल चीज़ है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के पास जाता है, स्टेबल होता है, अपने आप को जब शो करता है तो पेरेंट्स के अंदर, सन के अंदर वो नया कैरेक्टर जो फादर के पास है ना, वो कैरेक्टर सन के पास भी आ जाता है। ओके,
समझ में आया? सो जीन जनरली क्या होते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होते हैं, डीएनए का छोटा सा पार्ट होते हैं जो क्या होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक कैरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, क्रोमोजोम आर द कैरियर ऑफ जीन। क्रोमोजोम्स जो होते हैं, देखो जीन अपने आप नहीं जा सकता यार एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के पास। मैंने अभी बताया ना, तुम्हारे अंदर फादर से क्रोमोजोम्स आते हैं, मदर से क्रोमोजोम आते हैं, लेकिन वो क्रोमोजोम एक चीज़ को पकड़ के लाते हैं तुम्हारे अंदर, और वो चीज़ कौन सा है जिसको वो लोग पकड़ के लाते हैं, वो है तुम्हारा जीन, वो है तुम्हारा जीन। इसका मतलब क्या है, क्रोमोजोम एक गाड़ी है, क्रोमोजोम एक गाड़ी है जिसके अंदर बैठ के कौन आ रहा है, जीन आ रहा है ना। क्रोमोजोम के अंदर बैठ के कौन आ रहा है, एक वीआईपी पर्सन आ रहा है तुम्हारे अंदर, वो कौन है, जीन। और जीन डिसाइड करेगा कि तुम्हारे अंदर कौन से कैरेक्टर्स आने वाले हैं। समझ में आया? क्रोमोजोम एक व्हीकल की तरह समझो, क्रोमोजोम एक व्हीकल है जिसके अंदर तुम बैठे और तुम आ रहे हो, है ना। तुम नहीं बैठे, वो जीन बैठा है ना। गाड़ी के अंदर कौन बैठा, जीन बैठा। गाड़ी कौन, क्रोमोजोम। गाड़ी कौन, क्रोमोजोम। और बैठा कौन, जीन। ओके। और किसके अंदर आया, तुम्हारे अंदर आया। और जब वो अपने आप को शो किया तो क्या हुआ, तुम्हारे अंदर एक नया कैरेक्टर प्रोड्यूस हुआ। समझ में आया? तो फादर से क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स तुम्हारे अंदर आते हैं, फादर से क्रोमोजोम्स तुम्हारे अंदर आते हैं। अकेले आते हैं कि अपने साथ किसी को लेके आते हैं, अपने साथ किसी को लेके आते हैं। किसको लेके आते हैं, जीन को लेके आते हैं। और जीन जब अपने आप को शो करता है तो तुम्हारे अंदर वो कैरेक्टर जो तुम्हारे फादर का है ना, वो तुम्हारे अंदर आ जाता है। समझ में आया? So gene is a segment of DNA which is responsible for genetic character. Chromosome are the carrier of gene. Chromosome are the carrier of gene which carries them from parents to offspring. Which carries them from parents to offspring. सबसे बड़ा जीन का नाम पता है तुमको? डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन जो जीन है ना, डिस्ट्रोफिन जीन तुम्हारे नर्व सेल्स में मिलता है। ओके। ह्यूमन के ब्रेन के नर्व सेल्स में डिस्ट्रोफिन बोल के एक बड़ा सा जीन मिलता है, और वो दुनिया का सबसे बड़ा जीन है, राइट। डिस्ट्रोफिन इज़ द लार्जेस्ट जीन प्रेजेंट इन नर्व सेल ऑफ द ब्रेन। तो इसी के साथ हमने सेल टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। बाकी कुछ अगर छोड़ दिया हूँ तो वो सेल डिवीजन में पढ़ लोगे। कौन सा छोड़ा हूँ तुमको भी पता है, सेंट्रोजोम को छोड़ दिया हूँ, राइट। और इसके अलावा सिलिया फ्लैजेला जो तुम बार बार पढ़ते जाओगे, इसलिए यहाँ पे उसको पढ़ाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। समझे बात? आगे के क्लासेस में सब कवर होता चलेगा। यहाँ पे जितना भी चीज़ छूट गया है ना, वो मैं आगे के क्लासेस में कवर करवाता चलूँगा। तो अभी के लिए सेल को यहीं पे समाप्त करते हैं। तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ लेना, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा क्या करना, नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना और एग्ज़ाम अच्छे से दे के आना, राइट। थैंक यू।